कर मिलती है तो शहर में आने वाले लोगों की संख्या का कम हो जाएगी, शहर में जो स्लम बढ़ते हैं वो कम हो जाएगी और बिलो पॉवर्टी लाइन की जो संख्या है वो मतलब कम हो जाएगी। जिस तरह 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अभी हमारी इकोनॉमी जो 10 नंबर पर थी वो 5 नंबर पर आई है। अभी हम 5 साल काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पर लाने का प्रयत्न हमारा रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक भूदान मूवमेंट जो है ये दोबारा एक शुरू होनी चाहिए और गांव के लोग गांव में ही रहे, गांव में वो मतलब अपना खेती बाड़ी करे, मतलब जो पढ़ाई करते हो तो नौकरी में शहरों में आएंगे, लेकिन बाकी के लोग अगर उधर ही रहते तो गरीबी रेखा के ऊपर वो भी आ सकते हैं। अगर उनको हर फैमिली को 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा निवेदन, आज अगर मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे बात करने वाला हूँ और स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण करना चाहिए। और राज्य में कितने लोग भूमिहीन लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसा सर्वे करके उनको सरकार के तरफ से भी अगर जो सरकारी लैंड होती है वो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करे या लोगों से एक अपील करे और वो भी ज़मीन लेकर वो उनको दे या एक आधी स्कीम बनाकर उनको खरीद कर भी ज़मीन दे, तो ऐसा भी सरकार की तरफ से होना चाहिए। ऐसा भी हमारा सुझाव है। 3,21,85,000 इतने लोगों को अभी तक इस मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर वाली योजना है तो पूरे देश भर में 10,33,00,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। और अगर उड़ीसा का देखा जाए तो 55,51,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री दूसरा जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना जो है, तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक 7,58,00,000 इतने लोगों को ऑल इंडिया में आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है। और ये योजना है हर साल में एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। और लेकिन अभी हमारे पास यहाँ ये इसके आंकड़े नहीं है, यहाँ के ये योजना शुरू की गई है लेकिन अभी तक आंकड़े इधर आए नहीं। तो इसी तरह बहुत सारे विषय पर हमारी सरकार काम कर रही है और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ मतलब अभी मैंने जो अधिकारियों के साथ मैंने सर्वे लिया उसमें यहाँ का पॉपुलेशन टोटल उन्होंने बताया 4.5 करोड़ तक उड़ीसा का पॉपुलेशन है और यहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 17.13% है, एसटी का पॉपुलेशन 20.86% है, ओबीसी का पॉपुलेशन का आंकड़ा नक्की नहीं है लेकिन 50% या 39% ऐसा है। तो मतलब यहाँ जो 147 सीटें जो है उड़ीसा में उसमें 33 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है, 24 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और यहाँ जो तो इसी तरह मतलब ये काम यहाँ चलता है। हमारा जो स्कॉलरशिप का स्कीम है ये हमारा शेड्यूल कास्ट के कम से कम 2,80,000 स्टूडेंट को मतलब यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। और यहाँ हॉस्टल की स्कीम है शेड्यूल कास्ट के लिए 160 गर्ल्स के हॉस्टल है और 16% बॉयज़ के हॉस्टल है। उसमें मैंने सूचना दी है कि भाई इसमें ये हॉस्टल की संख्या बहुत कम है तो बॉयज़ के लिए भी संख्या बढ़ानी चाहिए और गर्ल्स के लिए भी संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन एसटी डिपार्टमेंट के हॉस्टल की जो स्कीम है उसमें कम से कम 5,831 इतने हॉस्टल है। मतलब ऑल इंडिया में इतने हॉस्टल किधर भी नहीं है लेकिन ट्राइबल के लिए 5,831 मतलब यहाँ स्कूली 1,500 तक है लेकिन हर स्कूल में 1 हॉस्टल, 2 हॉस्टल, 3 हॉस्टल, ऐसे हॉस्टल है।
तो ये स्कीम पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा हॉस्टल प्रोवाइड करने वाला स्टेट है। और इसमें एसटी के हॉस्टल में 10% एसटी स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलता है। मतलब ऐसा इनका स्कीम है यहाँ जो अपना। लेकिन एट्रोसिटी की जो केसेस है, ये केसेस के आंकड़े थोड़े धक्कादायक है कि यहाँ थोड़े आंकड़े 2021 में 3003 केसेस हुई, 22 में 3704 केसेस है, 23 में 3358 केसेस है और 24 में 2618 इतनी केसेस है। तो ये केसेस थोड़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा एक शांति का स्टेट है। जिस तरह कलिंगा में सम्राट अशोक का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद सम्राट अशोका जी ने बुद्धा के मार्ग को अपनाया था। तो इसीलिए मतलब ये स्टेट शांति को बढ़ावा देने वाला स्टेट है। तो यहाँ ज़्यादा एट्रोसिटी होना ठीक नहीं है। तो SC ST पर ज़्यादा एट्रोसिटी की केसेस है, उसको कम करने के लिए आज मैं शाम को माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी और गवर्नर जी को मैं मिलने वाला हूँ और उनके साथ भी इसके संबंध में बात करूँगा। लेकिन एट्रोसिटी कम करने के लिए कानून की व्यवस्था से एट्रोसिटी कम होगी नहीं, समाज में प्रबोधन होने की आवश्यकता है। और उसके लिए भी मतलब हम पूरे देश भर में, मेरा मंत्रालय एट्रोसिटी केसेस कम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उड़ीसा में जो केसेस ज़्यादा बढ़ रही है, उसको केसेस ना हो, एट्रोसिटी की केसेस है उसको कम करने के लिए आज मैं शाम को माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी और गवर्नर जी को मैं मिलने वाला हूँ और उनके साथ भी इसके संबंध में बात करूँगा। लेकिन एट्रोसिटी कम करने के लिए कानून की व्यवस्था से एट्रोसिटी कम होगी नहीं, समाज में प्रबोधन होने की आवश्यकता है। और उसके लिए भी मतलब हम पूरे देश भर में, मेरा मंत्रालय एट्रोसिटी केसेस कम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उड़ीसा में जो केसेस ज़्यादा बढ़ रही है, उसको केसेस ना हो, इसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। भुवनेश्वर के सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर यहाँ मौजूद है। तो मेरा नाम रामदास अठोले। मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में 8 साल से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री हूँ। मैं राज्यसभा से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में रहा हूँ, 1998, 1999, 2004। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1998 से, तो नवीन पटनायक जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और बिजू जनता दल और बीजेपी यहाँ कई साल तक एक साथ भी रहे। और नवीन पटनायक जी NDA में कोल मिनिस्टर भी थे और कई साल तक मतलब बीजेपी का अलायंस रहा। लेकिन बाद में वो अलायंस टूट चुका था और कई साल तक 4-5 बार, शायद कितने बार ये मुख्यमंत्री रहे, 5 बार। तो 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी भी 5 बार प्रधानमंत्री रहेंगे और मैं भी उसमें मैं रहूँगा। तो ठीक बात है, वो कोई बात नहीं। अभी यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, जो मैंडेट होता है उसके मुताबिक अपना देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है और जिनको मेजॉरिटी मिलती है उनको सत्ता में आने का अधिकार है। इस वक्त मतलब और माननीय नवीन पटनायक जी और बिजू जनता दल का, जो हमारे साथ NDA में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कामों का समर्थन उनके तरफ से हमेशा होता रहा। जब जब बिल पास करने का वक्त आता था, तो बिजू जनता दल के पार्टी के MP हमारे साथ लोकसभा में, राज्यसभा में रहते थे। तो अभी मतलब यहाँ बीजेपी की सरकार आई है
लेकिन सरकार कोई भी हो, लेकिन लोगों के लिए काम करने की जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होती है। नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा थिंकर है। थिंकर मतलब सोच कर मतलब वो निर्णय लेते हैं, और उन्होंने 10 सालों में अपनी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर तक लाई है। अभी मोदी जी को हराने के लिए सब पार्टियां एक साथ आई इंडिया आघाड़ी में। लेकिन मैं नवीन पटनायक जी का आभार व्यक्त करता हूं कि शायद उनकी पार्टी इंडिया आघाड़ी में नहीं थी, उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इंडिया आघाड़ी में नहीं थे। लेकिन इंडिया आघाड़ी ने मतलब पूरे देश भर में मोदी जी को हराने का प्लान किया, और मोदी जी को हम बिल्कुल हटाएंगे, इसीलिए सब लोग एक साथ आए। इमरजेंसी में जिन सोशलिस्ट लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाला था, वो भी सब लोग मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए। मोदी जी देश का विकास कर रहे थे, मोदी जी को सपोर्ट करो ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन अकेले मोदी जी को हराने के लिए पूरे राहुल गांधी जी और सब लोग एक साथ आए, और इन लोगों ने मतलब संविधान बदला जाएगा इसी तरह की चर्चा शुरू की। मोदी जी ने इसलिए 400 पार का नारा दिया था कि 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को कम से कम 335 से ज़्यादा सीटें थी। तो ये 10 सालों में मतलब काफ़ी चेंज करने का काम हुआ था। नेशनल हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, या रेल की सुविधाएं हो, या 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री में अनाज देने का निर्णय हो, या 10 लाख लोगों को, नौजवानों को 1 साल में भारत सरकारी नौकरी देने का निर्णय हो, 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को हो, महिलाओं को 1/3 आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में देने का निर्णय हो, जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय हो, ऐसे कई निर्णय जो है। और ये किसानों के लिए भी मतलब जो कानून बनाया था, तो किसान का आंदोलन 1 साल भर चलता रहा दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कानून तो बनाया था किसानों के फायदे के लिए। कानून तो बनाया था कि भाई किसान और भी ऊपर उठे, लेकिन पंजाब के, कुछ हरियाणा के किसानों ने, कुछ यूपी के किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया, और सरकार का कहना ये था कि आपकी क्या मांग है बताइए। नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री के साथ 13 बार मीटिंगें हुई, और आपका सुझाव क्या है, इस कानून में और क्या बदल करना चाहते हैं, ये बार बार उनको पूछा गया। लेकिन वो नेता लोग आते थे और बोलते थे कि नहीं, हमको ये कानून नहीं चाहिए, हमको ये कानून नहीं चाहिए। सरकार बोलती थी इसमें क्या अमेंडमेंट चाहिए। तो मोदी जी ने इस कानून को भी वापस लेने का निर्णय ले लिया, ऐतिहासिक निर्णय था। साल भर चलता रहा दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कानून तो बनाया था किसानों के फायदे के लिए। कानून तो बनाया था कि भाई किसान और भी ऊपर उठे, लेकिन पंजाब के, कुछ हरियाणा के किसानों ने, कुछ यूपी के किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया, और सरकार का कहना ये था कि आपकी क्या मांग है बताइए। नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री के साथ 13 बार मीटिंगें हुई, और आपका सुझाव क्या है, इस कानून में और क्या बदल करना चाहते हैं, ये बार बार उनको पूछा गया। लेकिन वो नेता लोग आते थे और बोलते थे कि नहीं, हमको ये कानून नहीं चाहिए, हमको ये कानून नहीं चाहिए। सरकार बोलती थी इसमें क्या अमेंडमेंट चाहिए। तो मोदी जी ने इस कानून को भी वापस लेने का निर्णय ले लिया, ऐतिहासिक निर्णय था। तो इतना करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अपोजिशन ने बहुत ही कड़वा प्रचार किया और वोटर्स के साथ ब्लैकमेल करने का काम किया।
वोटर्स को बताया कि ये संविधान बदलेंगे, 400 सीटें जीतेंगे तो ये संविधान बदलेंगे। तो संविधान बदलेंगे इस विषय पर दलित समाज भी थोड़ा सा नाराज हुआ, जो अम्बेडकर समाज है, बाबा साहब को मानने वाला समाज है, और ये आरक्षण निकालेंगे। तो आरक्षण निकालेंगे तो उसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी का भी सहभाग रहा। तो इसीलिए मतलब हमको जो सीटें मिलनी थी वो बीजेपी को 240 सीटें में मिली, और लेकिन एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिली है, 393 सीटें। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी हमारे पास 393 सीटें हैं और हमको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। मनमोहन सिंह की सरकार भी जब थी तब भी उनके पास बहुत कम सीटें थी, उसके बावजूद भी मतलब वो सरकार 10 साल तक चली थी। और नरसिंह राव की सरकार के पास बहुमत नहीं था, तो भी मतलब ये सरकार चलती रही। और आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में 1 वोट से हारी थी। तो जिस तरह अपने संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, तो 1 वोट को कितनी कीमत होती है, ये सारी दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी तब देखा है। तो अपना लोकतंत्र जो है, ये लोग जो चाहते हैं उनको सत्ता में बिठाते हैं। और अपोजिशन ने, राहुल गांधी ने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। तो हमारी सरकार जो है, सरकार जो हमारी गरीबों के लिए काम करती है। अभी मेरा मंत्रालय जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट 1,65,000 करोड़ से ज़्यादा मेरे मंत्रालय का बजट है। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है, 1,65,000 करोड़ का बजट मेरे मंत्रालय का है। मेरा मंत्रालय काम करता है शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डीएनटी, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन, अनाथ, ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन आता है। मतलब ओबीसी भी हमारे साथ है, शेड्यूल कास्ट हमारे साथ है, मतलब हमारे मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये मंत्रालय हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ट्राइबल के मंत्रालय को कम से कम 1,33,000 इतना बजट हमारा ट्राइबल का बजट ऑल इंडिया का, मतलब हमारे सेंट्रल का है। और रक्षा मंत्रालय का बजट 4,54,773 इतना बजट है। ग्रामीण विकास का बजट 2,65,808 इतना है। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप का बजट 1,51,851 है। गृह मंत्रालय का बजट 1,50,000 है। और उधर दे दो, हाँ दे दो। गृह मंत्रालय का बजट 1,50,000 है। शिक्षा मंत्रालय का बजट 1,25,000 है। सूचना प्रौद्योगिकी का बजट 1,16,000 है। हेल्थ का बजट 89,287 का है। ऊर्जा का बजट 68,769 का है। और तो मतलब ऐसा बजट जो है ये सभी वर्गों के लिए, जो युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, अन्नदाता किसान हो, मतलब सभी वर्गों को लक्ष्य रखकर ये हमारा जो रोड मैप हमने बनाया है। और उसमें बजट का मुख्य विषय है रोजगार है, कौशल प्रशिक्षण है, एमएसएमई है, मध्यम वर्ग है। इसी तरह सब लोगों को न्याय देने की हमारे मंत्रालय की, हमारी सरकार की कोशिश है। तो इसी तरह मतलब जिस तरह अभी हमारे मोदी जी ने जब ये जनधन योजना शुरू की थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अभी तक 53 करोड़ 20 लाख इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और उड़ीसा का देखा जाए तो 2 करोड़ 20 लाख इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता था विदाउट गारंटी। अभी मतलब सरकार ने निर्णय लिया इस बजट में कि 50,000 से लेकर 20 लाख तक
छोटे मोटे धंधे के लिए उनको लोन दिया जाएगा और बैंक से वो लोन दिया जाएगा और उसके लिए कोई मतलब गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो उस स्कीम के अंतर्गत अभी तक 49 करोड़ 19 लाख इतने लोगों को इस मुद्रा योजना का लोन मिला है। और उड़ीसा को देखा जाए तो 3 करोड़ 21 लाख। जनगणना को जाति के राहुल गांधी जी जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को हमारा सवाल है कि इतने 70 साल तक आपकी सरकार पार्टी की सरकार रही, तब आपने क्यों नहीं मतलब जनगणना की। और अभी जनगणना तो हो जाएगी, अभी अपनी 21 की जनगणना जो कोविड आने से वो रुक गई है, अभी करने में दिक्कत नहीं है। तो जनगणना 21 की अभी शुरू हो सकती है, लेकिन उसमें ओबीसी की जनगणना करो ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। इसीलिए राहुल गांधी जी को हमारा यही सवाल है कि भाई आपके कार्यकाल के क्यों नहीं किया। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी, उसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी और मतलब नरसिंह राव की सरकार थी। तो जब आपकी सरकार थी तब तो आपने नहीं किया। अभी तो आप बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन सरकार की डिफिकल्टी ये है कि जाति के आधार पर जनगणना करना आर्टिकल 17 के मुताबिक कास्टिज्म को खत्म किया है। तो जाति के आधार पर जनगणना कैसी करेगी, ऐसा प्रॉब्लम पहले सरकारों का भी था और अभी हमारे सरकार का भी ये प्रॉब्लम है कि जाति के आधार पर जनगणना कैसी करे। लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से मेरी मांग है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और हर जाति का परसेंटेज कितना है इसकी जानकारी अपने को मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मतलब सरकार विचार करे। मेरे पार्टी की तरफ से मैंने राज्यसभा में भी मांग किया है और अभी देखते हैं अभी क्या होता है।